हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करंट अफेयर अपडेट्स मतलब जून का एक करंट अफेयर है। तो दृष्टि को आपको पता है, मैगजीन जो होता है पार्ट वन पार्ट टू में करके आता है, तो पार्ट वन है और 2023 का है ये करंट अफेयर। और इसमें आज हम इकोनॉमी करेंगे, इकोनॉमी जून 2023 करंट अफेयर। सारे सब्जेक्ट का हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको वो पढ़ने में, अगर आपको लग रहा है कि उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तो आप बस उस वीडियो को देख लो या फिर जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे आपकी सुविधा के अनुसार इसको मैंने बनाया है। तो जून 2023 का करंट अफेयर्स है। और आपको ये पता ही होगा कि फॉर यूपीएससी एंड अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसमें प्री और मेंस जो भी होता है रिटन एग्जाम, तो उसमें उसके लिए कितना बेनिफिशियल होता है ये। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए आप फैक्चुअल डेटा भी पढ़ोगे और जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होता है ना वो पढ़ोगे, स्टैटिक पार्ट है प्लस करंट अफेयर है। और उसके साथ साथ मेंस में जो आंसर राइटिंग किया जाता है ना, उसके लिए बहुत सारे इसमें एडिटोरियल का एनालिसिस किया गया है। तो उसको हम आपको बताएंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या फिर कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस देना है। तो मैं उसके साथ इसको करंट अफेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो तो आप लोग देख के चले जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। ठीक है, आप अपना फीडबैक भी दीजिए और आपके फीडबैक का भी हमको इंतजार रहेगा, कमेंट करिए। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा कवर करना है। तो आज संडे है, संडे को बनाते हैं फंडे। स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर के साथ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो इसमें पहला करंट न्यूज़ है ये एवरग्रीनिंग लोन। ये एवरग्रीनिंग लोन क्या आता है और चर्चा में क्यों आता है? तो जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछते हैं ना, एवरग्रीनिंग लोन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसको आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। मेंस में अगर आपको समझना है कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैंने आंसर राइटिंग बना रखी है। उसका भी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें मैंने मॉडल आंसर दिए हुए हैं आपको मेंस के। तो उसको जाके देख लीजिए। जीएस 1 2 का, जीएस 1 का शायद फर्स्ट, और जो जीएस 1 के सारे क्वेश्चन और जीएस 2 के क्वेश्चन हो चुके हैं, या फिर शायद जीएस 2 का बाकी है। आप जाके उसको देख लीजिएगा, फिर आपको थोड़ा मॉडल पता चलेगा ना किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो उसको भी मैं जल्दी ही पूरा करवाऊंगी। पूरा आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर राइटिंग किस तरह से की जाती है उसको मैं बताऊंगी। फिलहाल एवरग्रीन रोल पे देखते हैं। तो लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मुझे तो बताना चाहिए ही ना कि आप उसको किस तरह से पढ़ो, इस चीज को किस तरह से मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं। तो इसके लिए पहले चर्चा में क्यों है, तो ये पहले पता करते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में बैंक बोर्ड को संबोधित किया तथा बैंकों द्वारा अति आक्रामक विकास रणनीतियों को अपनाने और एवरग्रीनिंग लोन में संलग्न होने के बारे में चिंता व्यक्त की। तो आरबीआई गवर्नर ने ये सारे मतलब कहा कि बैंक बोर्ड की संबोधित किया, तथा उन्होंने क्यों कहा, क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा आप मेंशन करोगे। मेंस भी जब आंसर राइटिंग करोगे तो इसका वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। तो आरबीआई गवर्नर ने मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता पर बल दिया और तनावग्रस्त ऋणों की स्थिति मतलब सही स्थिति को छिपाने के उदाहरण पर प्रकाश डाला। तो क्या है, तो एवरग्रीन लोन क्या है, तो इसको पहले जानेंगे हम। एवरग्रीन लोन क्या है? जो भी ऋण का एक रूप है। यह एक उधारकर्ता जो वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, को नए या अतिरिक्त ऋण देने का एक तरीका है। मतलब कोई, अगर आपने मान लीजिए कोई किसी बैंक से पैसे ले रखे हैं 1-2 करोड़, तो फिर से आपने उस उधार को चुकता किया नहीं और दूसरा उधार लेने गए हैं, तो वो फिर से उधार मिल जा रहा है, लोन मिल जा रहा है, वही चीजें हैं। जिससे गैर निष्पादित मतलब एनपीए या बैड लोन्स की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाता है। एवरग्रीन लोन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण क्या है? तो एनपीएस, एनपीएस पता है ना आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिए दो ही उधारदाताओं के बीच ऋण या ऋण उपकरणों को बेचना और खरीदना है। अच्छे कर्जदारों में के डिफॉल्ट को छिपाने के लिए तनावग्रस्त कर्जदारों के साथ संचित सौदे करने पर सहमति व्यक्त करना, उधारकर्ता के पुनर्भुगतान दायित्व को समायोजित करने के लिए आंतरिक एवं कार्यालयी खातों का उपयोग करना। ये सब जो है, ये क्या है, इसके लोन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण है। तनावग्रस्त उधारकर्ताओं या संबंधित संस्थाओं को पहले से ही ऋणों के भुगतान की तारीख के आसपास से ऋणों का नवीकरण या वितरण करना, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसी एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की गलत धारणा बना सकते हैं और दबाव युक्त परिसंपत्तियों की पहचान और उनके समाधान में देरी कर सकते हैं। तो इतना मतलब एक वो पॉइंट लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या होती है? एनपीए उन ऋण या अग्रिमी के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट के रूप में है या मूलधन ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया है। तो एनपीए पता है ना, मान लीजिए कोई लोन ले लिया और उसका जो है
मतलब लोन चुकाया नहीं और भाग गया, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो बैंक में क्या होता है, उसका एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को उस अवधि के आधार पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है। तो एनपीएस को 3 श्रेणी में बाँटा बाँटा जाता है, जिसके लिए परिसंपत्ति गैर निष्पादित रहती है और देय राशि की वसूली होती है। सब स्टैंडर्ड एसेट से क्या होता है, और क्या है, डाउटफुल एसेट्स होता है और लॉस एसेट्स होता है। 3 तरह के होते हैं एनपीएस। तो यह जो होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, या कोई एसेट्स 12 महीने या उससे कम समय तथा गैर निष्पादित परिसंपत्ति का रहता है, मतलब इसके लिए महीनों के बीच वो चुकता नहीं रहता है, वह सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाता है। और दूसरा है डाउटफुल एसेट्स, मतलब एक ऐसी परिसंपत्ति जो 12 महीनों से अधिक समय तक गैर निष्पादित रहती है, मतलब उसका भुगतान नहीं हुआ है, कोई लोन ले लिया है लेकिन उसको चुकाया नहीं कर रहा है, तो बैंकों पे बर्डन बढ़ता है ना। और लॉस एसेट्स क्या होता है, ऐसी परिसंपत्ति है जो संग्रहणीय नहीं है और जहां वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है, तथा जिसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता होती है। जैसे विजय माल्या थे और नीरव मोदी थे, ये लोग पैसे लेके भाग गए ना, तो पैसे लेके भाग गए तो क्या होगा, बैंकों में क्या होगा, एनपीए ही बनेगा वो। लोन राइट ऑफ बनाम एवरग्रीनिंग क्या है, ये देख लेते हैं। तो ऋणों के पर्याप्त प्रावधान के बाद बैंक की बैलेंस शीट से सभी बैड लोन को हटाने की एक प्रक्रिया को राइट ऑफ ऑफ कहा जाता है। राइट ऑफ किसको कहा जाता है, जैसे जो एनपीएस वगैरह है इनको खत्म करना, इन बैड लोन्स को हटाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑफ अभ्यास ने बैंकों को पिछले 5 वर्षों में लगभग 10,09,510 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 123.86 बिलियन डॉलर की गैर निष्पादित परिसंपत्ति और डिफॉल्ट ऋणों को कम करने में सक्षम बनाया है। तो एक कुछ प्रोजेस हुए हैं इसके साथ। तो दूसरी ओर एवरग्रीन लोन एक ऐसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की एक प्रक्रिया है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ हैं, जिससे गैर निष्पादित आस्तियां या एनपीए या बैड लोन्स की सही स्थिति को छुपाया जाता है। ये भी प्रॉब्लम है। तो आरबीआई की पहल क्या है इसके लिए, तो आरबीआई ने बैंकों को अत्यधिक आक्रामक विकास रणनीतियों, उत्पादों के कम या अधिक मूल्य निर्धारण निर्धारण जमा या क्रेडिट प्रोफाइल में एकाग्रता या विविधीकरण की कमी को अपनाने के प्रति आगाह किया है, तथा उच्च जोखिम और कमजोरियों को उजागर कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं बैंकों द्वारा अपनाई जा रही हैं। हाल ही में आरबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यदि बैंक अपने जोखिम प्रबंधन और शासन प्रधारों में सुधार नहीं करते हैं, तो ये उपाय अपर्याप्त हैं, मतलब ये उपाय अपर्याप्त हैं, तो इसके खिलाफ एक्शन वगैरह लिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। अम, अगला है, कई बैंकों ने ग्राहकों को जाने केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर क्या है, ग्राहक शिकायत निर्धारण, निवारण, धोखाधड़ी रिपोर्टिंग आदि संबंधी विभिन्न मानदंडों को उल्लंघन करने पर आरबीआई द्वारा लगाए दंड का सामना किया है। तो ये चीजें हैं। तो अगला क्या है, 1 मिनट। हाँ, तो एवरग्रीन लोन नियंत्रण, तो उन्नत जोखिम मूल्यांकन वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ताओं की साख सटीक मूल्यांकन करने के लिए मजबूत जोखिम जोखिम वाला क्या है, 1 मिनट यार, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था लैपटॉप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरग्रीन लोन का नियंत्रण कैसे होगा, तो उन्नत जोखिम मूल्यांकन के द्वारा वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ताओं के साख या सटीक मूल्यांकन के लिए मजबूत जोखिम मूल्यांकन प्रथाओं को अपनाना चाहिए। ये आप मतलब ये क्या वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। पारदर्शी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण होना चाहिए, और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन होना चाहिए, जैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता है। तो ये 2-4 पॉइंट आप लिखोगे, आप चाहो तो पढ़ लीजिए, लेकिन लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या समझने के लिए। तो ईएसजी मतलब क्या होता है, पर्यावरण, सामाजिक और शासन, मतलब इकोनॉमी, सोशल और जियोग्राफिकल, मतलब जो भी है गवर्नेंस, सॉरी। और मानदंड, बैंकों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे निवेशों और हितधारकों के लिए तेज प्रासंगिक हो सकते हैं। बैंकों को अस्थायी व्यवसाय प्रथाओं को अपनाना चाहिए, तथा अपने ईएसजी प्रदर्शन का खुलासा करना चाहिए, और जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अपनी उधार नीतियों को संरेखित करना चाहिए। ये सारी चीजें करनी चाहिए। ये आप वे फॉरवर्ड में याद कर लोगे। पीजे नायक समिति की सिफारिशें क्या हैं, तो भारत ने बैंक बोर्डों के शासन की समीक्षा समिति के अनुसार, जहां आरबीआई द्वारा किसी बैंक में महत्वपूर्ण एवरग्रीनिंग का पता लगाया है, तो संबंधित अधिकारी तथा सभी पूर्वकालिक निदेशकों पर निवेशित स्टॉक विकल्पों को रद्द कर एवं मौद्रिक बोनस वापस लेने व क्ला बैंक के माध्यम से जुर्माना लगाया जाना चाहिए, तथा ऑडिट समिति के अध्यक्ष को बोर्ड के पद से हटाया जाना चाहिए। ये सिफारिशें हैं, आप लिखोगे अगर इस तरह की सिफारिशें ना, तो आंसर बहुत ही इफेक्टिव बनता है।
तो चलिए ये एनपीए क्या होता है और एवरग्रीन लोन क्या होता है, अगर आपको पता चल गया है तो आगे बढ़ते हैं। नाम नमक गुफा आधारित तेल भंडार एसपीआर क्या है? तो सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म एजर्सी इंडिया लिमिटेड ईआईएल राजस्थान में नमक गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावनाओं और व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है। ये चर्चा में है। ये मतलब जब आप आंसर लिखिए ना, तो इस चीज को अगर मेंशन करेंगे कि करंट में ये न्यूज क्यों है ट्रेंडिंग में, तो आप ये बहुत ही इफेक्टिव आंसर बनाते हो। यह अध्ययन देश की सामरिक तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। तो नमक आधारित गुफा क्या है, अब इसको जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है प्रीलिम्स में यहाँ से उठा के पूछता है कि ये गुफा क्या है, नमक आधारित गुफा क्या है। तो नमक की गुफाएं भूमिगत स्थान है जो नमक को जल में घोल कर बनाई जाती हैं, जिसे विलयन खनन मतलब सोल्यूशन माइनिंग कहा जाता है। इस पद्धति में नमक को घोलने एवं गुफाओं के निर्माण हेतु नमक भंडारित बड़े क्षेत्र में जल को पंप किया जाता है। एक बार ब्राइन मतलब जल में घुला हुआ नमक निकाल देने के बाद इन गुफाओं का उपयोग कच्चे तेल को भंडारित करने के लिए किया जाता है। तो ये है। तो वाटर है, ब्राइन है और ऑयल है, फिर सरफेस कॉर्पोरेट, ये इसका प्रोसेस है। ओके। तो चट्टान ने आधारित गुफा क्या होती है? तो तेल भंडारण हेतु उत्कीर्ण चट्टान आधारित मतलब गुफाएं रॉक बेस्ड कवेंट्स क्या है, भूमिगत भंडारण कक्ष हैं। ये चट्टानी सामग्री को भौतिक रूप से खोद कर हटाकर बनाई जाती हैं। वांछित भंडारण स्थान हेतु बनाने हेतु क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं और चट्टान की परतों को हटाकर उत्खनित चट्टानी गुफाओं का निर्माण किया जाता है। इन गुफाओं की चट्टानी दीवारें एवं छत भंडारित तेल रखने के लिए प्राकृतिक बाधाओं में सुविधा रूप में काम करती है। तो चट्टान आधारित गुफा की तुलना में नमक आधारित गुफा का महत्व क्या है? तो नमक का गुफा विकास जो है सहज और तेज और कम खर्चीला है। नमक गुफा आधारित तेल भंडार सुविधाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी मतलब अच्छी तरह बंद या सुरक्षित तथा कुशल तेल इंजेक्शन एवं निष्कर्षण हेतु डिजाइन की गई हैं। तो ये थोड़े बेनिफिट्स हैं इसके। नमक आधारित गुफा की क्षमता क्या होती है? तो नमक आधारित जो गुफा भंडार है, जिसे सस्ता एवं कम श्रम तथा चट्टानी गुफा की तुलना में कम लागत माना जाता है, ये भारत की एसपीआर नीति में एक नया बहुत जरूरी अध्याय जोड़ सकता है। तो प्रचुर मात्रा में नमक निर्माण के कारण राजस्थान को नमक आधारित गुफा भंडारण सामरिक सुविधाओं के विकास में भारत के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। और बाड़मेर रिफाइनरी और राजस्थान में कच्चे तेल की पाइपलाइनों की मौजूदगी रणनीतिक तेल भंडार के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे को अनुकूल बनाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तेल भंडार के लिए नमक आधारित गुफा बनाने की चुनौतियां चुनौतियां भी अब मेंस में क्या लगते हैं? मेंस में अब पहले उस चीज को बताओगे, उसके बाद उसकी चुनौतियां बताओगे, फिर वे फॉरवर्ड दोगे। तो ठीक है, चुनौतियां देख लेते हैं। तो भारतीय कंपनी के पास नमक आधारित गुफा बनाने हेतु सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। ये पॉइंट हो गया ना, आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। हालांकि ईआईएल ने हाल ही में इस अंतर को पाटने के लिए जर्मनी के साथ भागीदारी की है, जो गुफा स्टोरेज और सोल्यूशन माइनिंग टेक्नोलॉजी में विशेषता वाली कंपनी है। ये बहुत इफेक्टिव है। नमक आधारित गुफा भंडार सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, जबकि राजस्थान में भारी मात्रा में नमक निर्माण और बाड़मेर में कच्ची पाइपलाइनों एवं नई रिफाइनरी जैसे अनुकूल बुनियादी ढांचे हैं, लेकिन क्षेत्र के अंदर विशिष्ट स्थलों की उनकी भूगर्भीय और तकनीकी उपयुक्तता हेतु मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो ठीक है, भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम क्या है, ये भी देख लेते हैं। अब क्या है ये भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम? तो भारत में सामरिक कच्चे तेल भंडार सुविधाओं का निर्माण भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व मतलब इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा प्रबंधित किया जाता है और आईएसपीएस पीआरएल जो होता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग विकास तेल विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ये पूछ सकता है, ये फैक्चुअल डेटा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण के अनुसार सामरिक कच्चे तेल के भंडार मैंगलोर कर्नाटक, विशाखापत्तनम और पादुर कर्नाटक कर्नाटक में है। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कर्नाटक, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और पादुर कर्नाटक में इनमें क्या है, कच्चे तेल के भंडार हैं। उनके पास कुल लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का ईंधन भंडारण है। पीपी के तहत अतिरिक्त रिजर्व। तो भारत सरकार सार्वजनिक भागीदारी पीपीपी अगर आपको पता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस माध्यम से द्वितीय चरण के अनुसार चांदी खोल उड़ीसा तथा उडुपी कर्नाटक में ऐसी 2 गुफाएं स्थापित करने की योजना बना रही। तो ये पूछेगा ना, चांदी खोल कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में, उडुपी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इस तरह से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है, या फिर जो स्टेट लेवल के आप एग्जाम देते हो ना, इससे पूछता है। क्षमता और औद्योगिक स्टार्ट क्या है? तो रिफाइनरी और रणनीतिक सुविधाओं का 65 दिनों के कच्चे तेल भंडार को भी बनाए रखते हैं और इस प्रकार एसपीआर कार्यक्रम के दूसरे चरण
के पूरा होने के बाद लगभग 87 दिन, मतलब रणनीति भंडार 22 प्लस रिफाइनरी जो होता है 65 दिन के लिए होता है, इसमें ये उपलब्धता कराई जाएगी। तो ये देख लेंगे हम पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ-कहाँ पर हैं। ये देखिए आप इसमें देख लीजिए, उतना क्लियर तो है नहीं। चलिए, एसपीआर की क्षमता विस्तार की आवश्यकता है। ये क्यों है कि दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है और 85 से परसेंट से अधिक के लिए आयात पर निर्भर है। और एसपीआर वैश्विक आपूर्ति संकट और अन्य आपात स्थितियों के दौरान ऊर्जा और सुरक्षा उपलब्ध कराने में सुरक्षित मदद करेगा। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो। भारत में 2 स्थानों, देखो फैक्चुअल डाटा आ गया ना प्रीलिम्स के लिए। भारत में 2 स्थानों उड़ीसा में चांदीखोल जो 4 मिलियन टन और पादुर, मतलब पादुर में लगभग 2.5 मिलियन टन में अपनी एसपीआर क्षमता को संचयी और 6.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है। भारत में वर्तमान में 5.33 मिलियन टन या 39 मिलियन बैरल क्रूड की एसपीआर क्षमता जो लगभग 9.5 दिनों की मांग को पूरा कर सकता है। वे फॉरवर्ड में आप 2 पॉइंट लिख दोगे। राजस्थान में संभावित स्थलों का व्यापक भूवैज्ञानिक और तकनीकी आकलन करना इम्पोर्टेंट है और एक व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन करने की परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इस मूल्यांकन से संभावित जोखिमों, परियोजना की समय सीमा, परिचालन आवश्यकता और नमक गुफा आधारित भंडार सुविधाओं की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता का विश्लेषण करना चाहिए। फिर ग्लोबल ट्रेड, अगला न्यूज़ क्या है? ग्लोबल ट्रेड मोमेंटम एंड आउटलुक फॉर इंडिया। तो ये क्या है? ये भी देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है? तो अप्रैल 2023 में भारत का वाणिज्यिक निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% से कम होकर 34.66 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह इस अवधि के दौरान आयात में 14% की गिरावट आई है और 49.990 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयात और निर्यात में कमी तेजी से वैश्विक मांग की बड़ी प्रवृत्ति का संकेत है। भारत के साथ-साथ शेष विश्व भी इससे प्रभावित है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही प्रभावित है, बल्कि शेष विश्व में तो जितना कंट्री के अदर फॉरेन कंट्री के लोग हैं ना, मतलब कंट्री है, वो सारी इफेक्टिव है, मतलब प्रभावित है इससे। तो वैश्विक व्यापार में वर्तमान प्रवृत्ति क्या है? तो कमजोर आर्थिक गतिविधियां क्या है? विश्व स्तर पर आर्थिक विकास में मंदी आई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और विभिन्न देशों में कमजोर आर्थिक स्थितियों में उपभोक्ता खर्च और निवेश को कम कर दिया है। इससे से व्यापार की मात्रा प्रभावित हुई है। मुद्रास्फीति और सख्त मौद्रिक नीतियां ये भी प्रभावित की हैं। तो कई देश बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों को सख्त मौद्रिक नीतियों को लागू करने हेतु प्रेरित किया जाता है। ये रसिया यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा है, वित्तीय अस्थिरता है। ये सब रीजन्स हैं व्यापार में प्रवृत्ति, जो वैश्विक व्यापार में वर्तमान प्रवृत्ति यही सब है। और भारत, यूरोप, अमेरिका में व्यापार की स्थिति क्या है? ये देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ, भारत फरवरी 2023 में यूरोपियन आर्थिक पूर्वानुमान था कि यह क्षेत्र सितंबर 2022 के आसपास विकसित होने वाली मंदी में प्रवेश करने से बच जाएगा। यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति के संदर्भ में 2022 में भोजन, शराब, तंबाकू कीमतों में वृद्धि की उच्चतम वार्षिक दर थी। इसके बाद गैर ऊर्जा, औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं और ऊर्जा का स्थान था। अमेरिका देख लेते हैं, अमेरिका में क्या स्थिति थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2023 में फेडरल रिजर्व के अनुसार पिछले वर्ष के मध्य की तुलना में मुद्रास्फीति में सुधार हुआ था। हालांकि मुद्रास्फीति का दबाव उच्च बना हुआ है और मुद्रास्फीति में 2% के वांछित लक्ष्य तक कम करने में काफी समय लगने की संभावना है। और भारत के लिए आउटलुक क्या है? तो अमेरिका और चीन के बाद यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे बाजारों से वैश्विक मांग अनुकूलन नहीं है और अगले कुछ महीनों के लिए मांग परिदृश्य आशावादी नहीं है। ये है। और भारत वैश्विक मंदी के संभावित प्रभाव का सामना कर सकता है, जिससे विशेष रूप से अमेरिका में जो भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारी भागीदारी है वो प्रभावित होगी। और मंदी भारत की व्यापारिक निर्यात की मांग को प्रभावित कर सकती है, हालांकि सेवाओं के निर्यात के लिए मजबूत उम्मीद है। तो ये सारे पॉइंट हैं। औसत वृद्धि की लंबी अवधि पर पार करते हुए और कच्ची वस्तुओं और गैर आभूषण खंडों में पिछले वर्ष 2022-23 में लगभग 15% की वृद्धि दिखाई गई थी। इससे संकेत मिलता है कि भारत में घरेलू मांग सुदृढ़ बनी हुई है। आयात में कमी का श्रेय तेल की स्थिर कीमतों को दिया जा सकता है, जिससे भारत के आयात बिलों को कम किया जा सकता है। तो आर्थिक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय और व्यक्ति की क्रय शक्ति पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आर्थिक मंदी दौरान वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग में कमी के कारण निर्यात और आयात दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आएगी। ये कुछ पॉइंट हैं। और आगे हम वे फॉरवर्ड पे आएंगे। वे फॉरवर्ड में क्या है? सरकार को इस स्थिति के उत्तर में निर्यात गतिविधि लाने और
बनाए रखने के तरीकों का पता लगाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा करनी चाहिए और कम आयात के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए पहचान करना महत्वपूर्ण है कि कुछ गैर कच्ची वस्तुओं और आभूषण खंडों में मजबूत घरेलू मांग का संकेत देते हुए सुदृढ़ वृद्धि दिखाई है। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता और भारतीय रुपए का कम मूल्यांकन आयात स्तर बनाए में सहायता कर सकता है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड लिखे हुए आप। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नहीं, अगला करंट अफेयर का न्यूज़ क्या है? प्रीपेड भुगतान साधन, ये क्या है और चर्चा में क्यों है? ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रीपेड भुगतान साधन क्या है? तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनियमित संस्थाओं के लिए ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने वाली एक समिति में धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन-देन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में डीआईसीजीसी को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब पीपीआई तक विस्तारित करने की सिफारिश की है। तो इस समिति ने सिफारिश की है कि आरबीआई को पीपीआई और फिर गैर पीपीआई सहित पीपीआई क्षेत्र में डीआईसीजीसी कवर का विस्तार करने की संभावना के बारे में पता लगाना चाहिए। आरबीआई को ग्राहक सेवा सुधार करने और समग्र ग्राहक सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए विनियमित संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रीपेड भुगतान साधन क्या है? तो पहले इसे जानेंगे हम। तो इसमें क्या है? ये जो होता है वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने वाले साधन है। ये वित्तीय सेवाओं को संचालित करते हैं और उनमें संग्रहित धन का प्रेषण सुविधाएं सक्षम बनाते हैं। और पीपीआई को कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी किया जाता है। पीपीआई 2 प्रकार के होते हैं। पीपीआई जो होते हैं और पूर्ण केवाईसी मतलब पीपीआई छोटे पीपीआई और पूर्ण क्या होते हैं ये? केवाईसी मतलब जाने अपने ग्राहक को पीपीआई इसके अलावा छोटे पीपीआई में 10,000 रुपए तक के पीपीआई तथा 10,000 रुपए तक के पीपीआई बिना कैश लोडिंग सुविधा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में फैक्चुअल डेटा अगर आएगा तो बाय द वे। तो इसके अलावा छोटे पीपीआई में 10,000 रुपए तक के पीपीआई कैश लोडिंग सुविधा के साथ होता है तथा 10,000 रुपए तक के पीपीआई बिना कैश लोडिंग सुविधा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और पीपीआई के नगद बैंक खातों से डेबिट या क्रेडिट और डेबिट कार्ड लोड रिलोड किया जा सकता है। पीपीआई कैश लोडिंग प्रतिमाह 50,000 रुपए तक सीमित है और पीपीआई की समग्र सीमा के अधीन है। तो जारी करना निर्गमन कौन करेगा? तो पीपीआई को आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंकों और गैर बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है। नवंबर 2022 तक 58 से अधिक बैंकों को प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने और संचालित करने की अनुमति दी गई है। तो अ, मई 2023 तक 33 गैर बैंक पीपीआई जारी करता है। तो डीआईसीजीसी क्या है? तो ये आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जमा बीमा सुविधा प्रदान करती है। तो डीआईसीजीसी द्वारा विस्तारित जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्र बैंक एलएबी भुगतान और आरबीआई लघु वित्त बैंक एसएफबी और जो ये है आरआरबी और सहकारी बैंक सहित वे सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं जिन्हें आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। कवरेज क्या होगा? तो ये आर्थिक ब्याज सहित बचत सावधि और चालू और आवर्ती जैसे सभी जमाओं मतलब जमाओं का बीमा करता है। और ये बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता का बैंक के परिसमापन का विफलता की तिथि के अनुसार मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक के बीमा किया जा सकता है इसके अंतर्गत ये प्रॉफिट से। और डीआईसीजीसी कवर नहीं करता क्या इसकी देखिए तो प्रॉफिट बताया आपने अब लॉस भी बताइए। विदेशी सरकार की जमा राशि को नहीं करता कवर और केंद्र राज्य सरकारों की जमा राशियों को नहीं करता है और अंतर बैंक जमा राशि को नहीं करता है और राज्य सरकारी बैंकों में राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशियों को नहीं करता है। भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा के कारण कोई भी राशि इनको नहीं करता है ये कवर और कोई भी राशि आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से ही निगम द्वारा विशेष छूट से रूप से छूट दी गई है। कोष क्या है? निगमन निम्नलिखित निधियों का रखरखाव करता है जैसे जमा बीमा कोष का, क्रेडिट गारंटी फंड का और सामान्य कोष का। तो पहले दो क्रमशः बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और तथा संबंधित दावों के निपटान के लिए ये उपयोग किया जाता है। अब अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज है अधिशेष तरलता। तो चर्चा में क्यों है? तो भारत में बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता 4 जून को बढ़ाकर 2.59 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता कुछ दिनों में वर्तमान के 2.1 लाख करोड़ रुपए से घट करके लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली से अवशोषित धन की राशि द्वारा दर्शाया जाता है। अवशोषित धन मतलब जब जब बैंक क्या करता है लिक्विडिटी इसको बोलते हैं ना लिक्विडिटी क्या करता है बढ़ाता है घटाता है मार्केट में
तो अधिशेष तरलता तब होती है जब बैंक प्रणाली में नकदी प्रवाह लगातार केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में तरलता की निकासी से अधिक हो जाता है। बैंकिंग प्रणाली तरलता तत्काल उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है, जिसे बैंकों को अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। तो बढ़ती तरलता के कारण क्या होते हैं? तो अग्रिम कर और वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी भुगतान, ये होता है, और जारी किए गए 2000 रुपए के नोटों को जमा करना है, और सरकार का बॉन्ड का मोचन करना है, उच्च सरकारी खर्च है, और रुपए को मूल्यह्रास से बचाने तथा हेतु आरबीआई द्वारा डॉलर की बिक्री की जाती है। का मतलब इसका कारण है, बढ़ती हुई तरलता इसका कारण है। बढ़ती तरलता का प्रभाव क्या होता है? जिससे महँगाई स्तर बढ़ सकता है। अगर मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी तो उससे तो महँगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और बाजार में ब्याज दरें कम रहेंगी और रुपए का अवमूल्यन होगा। तो आरबीआई के उपाय क्या हैं? तो आरबीआई क्या करेगा? यदि तरलता का स्तर अपनी सीमा से विचलित होता है तो आरबीआई कार्यवाही करता है। आरबीआई अपनी तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाता है, और तरलता की स्थिति का आकलन करने के बाद रिवर्स रेपो का उपयोग करके इसे वापस लेता है। अगर आपने रेपो और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा, रेपो रेट तब बढ़ाई जाती है जब मार्केट में तरलता कम होती है, और रिवर्स रेपो रेट कब होता है? जब मार्केट में तरलता ज़्यादा होती है, तो बैंक उसको सर्व करने के लिए या अब्ज़ॉर्ब करने के लिए क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट आरबीआई जारी करता है। बढ़ाता है। तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या हैं? तो अगर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई कौन-कौन से उपाय करती है? तो मात्रात्मक उपकरण, आधार और गुणात्मक उपकरण क्या है? तो ये मौद्रिक नीति के उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था में धन, ऋण या समग्र आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। अर्थ होता है, इन उपकरणों का उपयोग क्रेडिट की दिशा को विनियमित करने के लिए किया जाता है। नियंत्रण के पारंपरिक तरीके क्या होते हैं? वैकल्पिक नियंत्रण को चयनात्मक तरीके से बैंक दर क्या करता है? बैंक दर बढ़ाता है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, खुला बाजार परिचालन, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, ये सब करता है, जिससे बैंक की तरलता को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है। सीमांत आवश्यकता, नैतिक प्रत्ययन, चयनात्मक साख नियंत्रण, ये सब है। देखिए बैंक क्या करता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, तो वह रेपो दर क्या होता है? वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा तो के तहत सरकार और अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों-रात चलनिधि प्रदान करता है, और रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक के तहत रेपो को रात-रात आधार पर तरलता प्राप्त करता है। और तरलता समायोजन सुविधा क्या है? और सोमयंती अस्थायी सुविधा, एमएसएफ, कॉरिडोर बैंक दर, ये अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी तो ये पढ़ा होगा सीआरआर और एसएलआर, तो अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें से पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो इकोनॉमी का जो वीडियो है ना, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई गई हैं। यहाँ पर आप पढ़ोगे, मुझे अगर कभी नहीं पढ़ा तो उतना समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं, केंद्र खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। तो चलिए इसको करते हैं, केंद्र खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्या आता है? तो चर्चा में क्यों है? तो भारत सरकार ने किसानों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करने के उद्देश्य से 2023 से 24 के मौसम के लिए खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। किसके लिए? खरीफ फसलों के लिए। हालाँकि किसान संगठनों ने बढ़ती लागत के साथ एमएसपी नहीं बढ़ने को लेकर चिंता जताई है कि एमएसपी नहीं बढ़ा है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो एमएसपी किसानों को भुगतान की जाने वाली गारंटीकृत राशि है, जिस पर सरकार उनकी उपज खरीदती है। तो एमएसपी क्या होता है? जैसे कोई किसान है, अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, गेहूँ चावल का उत्पादन कर रहा है, तो सरकार उसको एक फिक्स रेट पे खरीदती है, उसी को एमएसपी बोला जाता है। चाहे वो बढ़ा सकती है, घटा सकती है। मार्केट में चाहे वो पैसे बढ़े, घटे, उससे कोई डज़न्ट मैटर होता है, क्योंकि सरकार कम से कम इतना मूल्य तो देती है फार्मर को कि उनको जो होता है स्ट्रगल ना करना पड़े अपने मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है गेहूँ चावल का वगैरह, जो भी अनाज जो भी चीजें उत्पन्न करते हैं वो उससे उनको घाटा ना हो। तो एमएसपी तो ठीक है, सरकार ने 22 अनिवार्य की फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की है। अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम की 14 फसलें और 6 रबी और फसलें हैं, और 2 मतलब अन्य व्यावसायिक फसलें हैं। इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल का एमएसपी क्रमशः तोरिया, सरसों और खोपरा एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधारित है, जिसमें उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य, समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। सीएसीपी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एक संबंध कार्यालय है। यह जानकारी जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति एमएसपी के आधार पर अंतिम निर्णय अनुमोदित करती है। एमएसपी का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। जैसे अगर कोई फसल का प्रोडक्शन बढ़वाना है तो सरकार क्या करेगी? उस पे ज्यादा एमएसपी देगी तो लोग उसको ज्यादा, जैसे कि मान लो अभी क्या मिलेट्स का है ना, मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, तो उसके लिए क्या कर सकती है सरकार? क्या करेगी? उस पे एमएसपी बढ़ा देगी, तो बढ़ा देगी, लोग उसका ज्यादा उत्पादन करेंगे।
खरीफ फसलें क्या होती है? खरीफ फसलें कौन-सी होती है? जो जून से सितंबर वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, धान, मक्का ये सब होती हैं खरीफ फसलें। खरीफ मतलब जो गर्मी में बोई जाती है, सीधी बात। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ फसलों का योगदान लगभग 55% है। वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों हेतु एमएसपी क्या था? तो यह था अम, तो इसमें क्या इसमें जो 2023-24 के लिए खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की अखिल भारतीय भारित और औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा के अनुरूप है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 5.3 से लेकर 10.35% को बढ़ोतरी की गई। व्यवहारिक तौर पर देखें तो यह 128 रुपए बढ़कर 80 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो यहाँ पर एमएसपी के लिए जो पैसे हैं वो 2023 और 2023-24 के लिए इंक्रीज किया गया। कितना परसेंट इंक्रीज है किसके लिए? जैसे मूंग में लगभग 10% से 10.35% इंक्रीज हुआ है। तो ये सब इंक्रीज हुआ है, देख लीजिए आप इसको एक बार पॉज करके। अब अगर हम बढ़ाते हैं करते हैं किसानों की चिंताएं क्या है, तो अपर्याप्त लागत निर्धारण मतलब किसानों ने इंगित किया है कि एमएसपी मतलब A2+FL लागत की गणना के लिए सीएसीबी द्वारा उपयोग की जाने वाली उत्पादन लागत में किसानों द्वारा किए गए सभी खर्च, भूमि का किराया, ऋण पर ब्याज, पारिश्रमिक श्रम आदि शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि शामिल करना चाहिए उनको लग रहा है। उनकी मांग है कि एमएसपी का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित उत्पादन की व्यापक लागत C2 के आधार पर की जानी चाहिए। उत्पादन लागत के 3 प्रकार होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। A2 क्या होता है और C2 क्या होता है। तो A2 क्या होता है? ये किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए और श्रम लीज पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर सीधी तौर पर नकद और वस्तु के रूप में किए गए सभी भुगतान लागतों को कवर करता है। A2FL क्या है? इसमें A2 और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य शामिल होता है। और C2 क्या होता है? यह A2FL के शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल भूमिगत संपत्तियों पर किराए तथा ब्याज को छोड़कर एक अधिक व्यापक लगाता है। तो बाजार प्रतिबिंब का अभाव होता है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की उचित लाभ सुनिश्चित करने हेतु एमएसपी को थोक मूल्य सूचकांक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाना चाहिए। खरीद तंत्र पर संदेह है उनको और उनका आरोप है कि किसान जो सरकार है अक्सर बाजार की कीमतों में हेरफेर करती है और एमएसपी को कम करने हेतु आयात निर्यात नीतियों का सहारा लेती है। क्षेत्रीय असमानताएं है क्योंकि कहीं कहीं उत्पादन कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं अकाल सूखा इन सब का प्रभाव होता है। ये सारी चीजें हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? तकनीकी समस्या समाधान करना चाहिए। सटीक कृषि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्या है रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत की तकनीकों का उपयोग करने से फसल की पैदावार को अनुकूलित करने तथा उत्पादन लागत को कम करने एवं किसानों की जानकारी तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म विकसित करना जो कि किसान को रियल टाइम बाजार की जानकारी, मौसम अपडेट और सर्वोत्तम विधि प्रदान करती है, जिससे वे फसल चयन, मूल्य निर्धारण के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएं। और फसलों का विविधीकरण क्या है? किसानों को उच्च मूल्य और जलवायु के अनुकूल फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और पारंपरिक फसलों के लिए एमएसपी उनकी निर्भरता कम हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। और पीपीपी मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी, सरकार, निजी क्षेत्र और किसान संगठनों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने से बाजार संबंध अच्छे बन सकते हैं और मूल्यवर्धन में वृद्धि हो सकती है। ये चीज़ हो सकता है वे फॉर्मेट में आप लिखोगे। अब अगला न्यूज़ है आरबीआई मौद्रिक नीति समिति है और नीतिगत दरें अपरिवर्तित हैं। तो ये देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ने उभरती आर्थिक व्यापक स्थिति का ध्यान रखते हुए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो क्या है मौद्रिक नीति समिति? ये वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। आरबीआई का गवर्नर समिति पदेन का अध्यक्ष होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है मौद्रिक नीति में आरबीआई मतलब समिति पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आरबीआई का गवर्नर होता है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत ब्याज दर रेपो दर निर्धारित करता है। प्रमुख घोषणाएं क्या? नीतिगत दरें अपरिवर्तित हैं। मुद्रास्फीति प्रबंधन पर बल देने की बात की गई है। और मुद्रास्फीति आउटलुक मतलब इसमें इसका देखिए इस खाद्य कीमतों का गतिशीलता हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र खाद्य कीमतों की गतिशीलता को प्रभावित होने की संभावना है और मंडियों में आवाक और खरीद खरीद बढ़ने से
गेहूँ की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। ये है मानसून प्रभाव क्या हो सकता है? भारत और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मतलब सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान खरीफ फसलों के लिए सकारात्मक हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतें और इनपुट लागत हो सकती है। मुद्रास्फीति और विकास अनुमान क्या होगा? सीपीआई मुद्रास्फीति ये क्या होगा? 2023 के 24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1% अनुमानित है और सामान्य मानसून सीपीआई मुद्रास्फीति को 2023-24 के लिए 5.1 अनुमानित किया गया है। खैर, ये चेंजेस होती नहीं रहती, इतना आप फैक्चुअल डेटा पे इस पे चाहोगे नहीं। और जीडीपी के में वृद्धि हो सकती है। रबी मतलब उच्च रबी फसल उत्पादन प्रत्याशी सामान्य मानसून और मजबूत सेवा क्षेत्र अ, चालू वर्ष में निजी खपत एवं समग्र आर्थिक गतिविधि का समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर जोर दिए जाने से वस्तुओं की कीमतों में नरमी और ऋण वृद्धि में निवेश गतिविधियों को पोषण की उम्मीद है। ये सारी चीज है। ठीक है, अब हम करेंगे करंट अफेयर में तेल और प्राकृतिक गैस पर वैश्विक निर्भरता क्या है। तो चर्चा में क्यों है? तो एक गैर लाभकारी संगठन क्लाइमेट एक्शन टैकर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश ना तो तेल और ना गैस उत्पादन को काफी हद तक सीमित और नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता जताई है तथा ना ही उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कोई वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया है, इसलिए ये चीज चर्चा में है। खैर, उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है अभी ये, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ अभी आने वाले हैं। तो यूएनएफसीसीसी COP28 में तेल और गैस उत्पादन को समिति और नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। रिपोर्ट की विशेषताएं क्या है? वैश्विक सहमति का अभाव है और हेडिंग पे फोकस करिए ज़्यादा, और विकसित देशों का समर्थन है। और विश्व के सबसे बड़े आईएनजी निर्यातक ऑस्ट्रेलिया के वर्ष 2020-30 के बीच आईएनजी एलएनजी उत्पादन में 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। एक विकल्प के रूप में सीएसएसएस इससे संबंधित चुनौतियां। तो विश्व के 7वें सबसे बड़े तेल उत्पादक और 15वें सबसे बड़े जीवाश्म गैस उत्पादक के रूप में प्रतिष्ठित संयुक्त राज्य अमेरिका तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बजाय ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के उपयोग पर जोर दे रहा है। तो ये थोड़ा क्लाइमेट सेफगार्ड सिस्टम तकनीकी में निवेश करने वाले अन्य देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शामिल है। सऊदी अरब अपने शुद्ध जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीसीसी का उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ है फैक्चुअल डेटा। तो तेल और गैस उत्पादन खपत परिदृश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक उत्पादन परिवहन तेल तथा गैस के प्रसंस्करण के कारण 2022 में 5.1 बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन हुआ है, जो कि ऊर्जा की संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और वायु प्रदूषण उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता है तथा तेल तथा गैस उद्योग द्वारा उत्सर्जित सबसे आम गैसों में से एक है। तो ये है। और प्रमुख निर्माता उपभोक्ता क्या है? तो वर्ष 2022 में तेल उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों में कौन-कौन है? तो ये पूछ सकता है कौन-कौन थे? तो अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, चीन शामिल थे, जबकि ओपेक तेल संशोधन का सबसे शक्तिशाली समूह रहा है यही। अमेरिका वर्ष 2022 में विश्व में 20% उत्पादन के लिए विश्व का शीर्ष पेट्रोलियम तरल पदार्थ उत्पादक बन गया है। अमेरिका वर्ष 2022 में विश्व के 20% उत्पादन के लिए विश्व का शीर्ष पेट्रोलियम तरल पदार्थ उत्पादक बन गया है। अगला है वर्ष 2022 के शीर्ष तेल खपत वाले देश कौन से हैं? तो दो चीन है, अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, सऊदी अरब, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और कनाडा, जर्मनी थे। तो भारतीय प्रदेश से देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बार-बार न्यूज़ आते रहेंगे और अपडेट होता रहेगा। तो जब तक आप मेंस दोगे या प्रीलिम्स दोगे तब तक ये बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। तो थोड़ी-थोड़ी नॉलेज रखिए क्या है, क्यों है, बस इतना ही, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, क्योंकि जो मेन चीज़ आएगी ना बाद में आप जब रिवीजन करोगे तो ये जो न्यूज़ है कर मंथली तो आएँगी ही आएँगी, लेकिन जब इसका पूरा अच्छे से निष्कर्ष हो जाएगा तो वही तो पूछेगा। मतलब पूछेगा जब जब तक आपका एग्ज़ाम होने में भी टाइम है, और जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिएगा। अभी जो रिसेंटली जो 2023 का मेंस देने वाले हैं, देशों द्वारा तेल और गैस उत्पादन की प्रतिबंधित ना करने के कारण, तो आर्थिक विचार देशों द्वारा तेल और गैस उत्पादन को प्रतिबंधित ना करने के कारण क्या है? आर्थिक विचार है, ऊर्जा सुरक्षा है और राजनीतिक विचार है और घरेलू राजनीतिक कारक है, और ठोस लक्ष्य निर्धारित करना है और नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार को अपनाना है। और फॉरेस्ट इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ाना चाहिए और क्षमता निर्माण हेतु सहायता और हरित औद्योगिकरण को अपनाना चाहिए। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा एनवायरनमेंट में भी काम आ जाएगा आपको। तो अपेक्षित क्रेडिट घाटा क्या है? हानि आधारित ऋण प्रावधान के मापदंड क्या है? तो चर्चा में क्यों है अपेक्षित क्रेडिट घाटा? हानि आधारित ऋण प्रावधान के मानदंड। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषणा की गई कि बैंकों को अपेक्षित क्रेडिट का घाटा
हानि और आधारित ऋण प्रावधान के मानदंडों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। तो अपेक्षित क्रेडिट घाटा क्या है? हानि आधारित ऋण प्रावधान के मानदंड क्या है? तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो आरबीआई ने पहले क्रेडिट हानि पर ईसीएल को अपनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात बैंकों को कार्यान्वयन के लिए 1 वर्ष समय दिया गया था। हालांकि इसमें अंतिम दिशा निर्देशों की घोषणा की जानी बाकी है और यही उम्मीद है कि बैंकों को 1 अप्रैल 2022 के 25 के कार्यान्वयन के लिए लगभग 2024 तक अधिसूचित किया जा सकता है। भारतीय बैंक संघ आईबीए ने आरबीआई से अनुरोध किया है कि ईसीएल मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए ऋणदाताओं को एक अतिरिक्त वर्ष का समय प्रदान किया जाना चाहिए। तो परिचय क्या है? तो आरबीआई ने ऋण चूक के मामले में बैंकों को प्रावधान के तहत अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव दिया है और इसके तहत बैंकों की वित्तीय संपत्तियों को 3 श्रेणियों में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में वर्गीकृत किया है। परिसंपत्तियों का वर्गीकरण क्या है? चरण 1 में क्या है? परिसंपत्ति है। ये वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्होंने अपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद में से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव नहीं किया है। यह उनके साथ रिपोर्टिंग और स्थिति पर कम क्रेडिट जोखिम है। और इन संपत्तियों के लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों की पहचान की जाती है और ब्याज राजस्व की गणना परिसंपत्तियों की सकल अग्रणित राशि के आधार पर की जाती है। दूसरा चरण है, यह ऐसे वित्तीय साधन है जिन्होंने अपने प्रारंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है, हालांकि इसके पास हानि का कोई वास्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है। तो चरण 3 में क्या है? ऐसी स्थिति में मतलब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि की वस्तुनिष्ठ प्रमाण है। ठीक है। और लाभ क्या है? अपेक्षित ऋण हानि दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाएगा ये और उपगत हानि दृष्टिकोण के तहत देखी गई कमी की तुलना में इसके परिणाम स्वरूप उच्च प्रावधान होने की अपेक्षा भी करेगा। ईसीएल बनाम आईएल मॉडल क्या है? तो ये एक नया दृष्टिकोण मौजूद उपगत हानि मतलब इनक्योर्ड लॉस मॉडल को प्रतिस्थापित करता है, जो कि ऋण हानि प्रावधानीकरण में विलंब करता है और संभावित रूप से बैंकों के लिए क्रेडिट जोखिम बढ़ाता है। तो ये देखते हैं इसके अलावा ऋण हानियों की देरी से पहचान करने के कारण बैंकों के राजस्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जिससे लाभांश के वितरण के साथ साथ संस्थानों में पूंजी के आधार में काफी कमी आई है। और संक्रमणकारी व्यवस्था क्या है? तो ये देख लेंगे। ऋण हानि के प्रावधान की अवधारणा क्या है? ये भी देख लेते हैं। तो ऋण हानि प्रावधान जैसे कि आरबीआई द्वारा परिभाषित किया गया है कि बैंकों द्वारा डिफ़ॉल्ट किए गए ऋणों में से होने वाले नुकसान को कवर करने हेतु अलग रखे गए धन के आवंटन को संदर्भित करता है और सरल शब्दों में यह नकदी का एक भंडार है जिसे बैंक अपने ऋण चुकाने में उधारकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के प्रभाव को कम करने हेतु रखते हैं। प्रावधान क्या है? ये बैंक के आय वितरण पर व्यय के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब ये उधारकर्ता के अपने ऋण चुकाने की संभावना नहीं होती है और ऋण हानि भंडार का उपयोग करके बैंक अपने नकदी प्रवाह में प्रत्यक्ष कमी का सामना करने के बजाय होने वाले नुकसान को शामिल करते हैं। उदाहरण कैसे हैं? जैसे ऐसे परिदृश्य पर विचार कीजिए जहां पर एक बैंक ने कुल मतलब लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण जारी किया और उसके पास 10,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण हानि प्रावधान है। निर्धारित तत्व क्या है? बैंक की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अपेक्षित स्तर के आधार पर ऋण हानि प्रावधान का स्तर निर्धारित किया जाता है। और चुनौतियाँ ऋण हानि प्रावधान के लिए वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? भारत में बैंक ऋण हानि प्रावधान करने के लिए ऋण हानि मॉडल के अनुसरण करते हैं। मॉडल मानता है कि सभी ऋण को भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि साक्ष्य अन्यथा सुझाव ना दें, जैसे कि एक महत्वपूर्ण घटना को हानि का संकेत देती है। चुनौतियाँ क्या है? व्याप्त हुई हानि के दृष्टिकोण से बैंकों के ऋण की आवश्यकता होती है जो पहले से हो चुके हैं। हालांकि वर्ष 2007 और 9 के वित्तीय संकट के दौरान अपेक्षित हानि की इस दर के पहचाने मंदी और निष्कृष्ट कर दिया गया, जैसे जैसे प्रणाली में चूक बढ़ती जा रही है। ऋण हानियों की देरी से पहचान के कारण बैंकों ने अपनी पूंजीगत भंडार को कम करने से हुए उच्च प्रावधान करने पर मजबूर किया है। अगला हम करेंगे यूसीबी और आरबीआई का विनियमन। तो चर्चा में क्यों है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 1514 शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु 4 प्रमुख उपायों को अधिसूचित किया है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष और अधिक समय देना शामिल है। तो आरबीआई द्वारा दिए गए प्रमुख उपाय क्या हैं? तो उन्होंने 4 उपाय दिए हैं। क्या है? यूसीबी को पिछले वित्तीय वर्षों में शाखाओं की कुल संख्या के 10% मतलब अधिकतम 5 शाखाओं तक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी गई है। और दूसरा क्या है?
शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान एक मुफ्त निपटान करने की अनुमति प्रदान की गई है और नेक्स्ट क्या है, 31 मार्च 2026 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यूसीबी के लिए समय सीमा का विस्तार करना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएल की कमी को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जमा यदि कोई हो को भी यूसीबी को वापस कर दिया जाएगा। आरबीआई और सरकारी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वयन और आवश्यक संवाद की सुविधा के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करता है। संभावित प्रभाव क्या है? ये पहले पीएसएल लक्ष्यों को पूरा मतलब प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों और मजबूती प्रदान करेगी और सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूत करने और अन्य आर्थिक संस्थाओं के समान दर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत में सहकारी बैंक क्या है? तो ये साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिए सरकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। ये सरकारी बैंक शुरू करने के लिए जमा और ऋण के साथ-साथ शेयरों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाया जाता है। तो ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं बैंकिंग विनियमन तो सरकारी बैंकों को निम्नलिखित द्वारा प्रशासित किया जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत और बैंकिंग कानून अधिनियम 1955 के द्वारा। शहरी सहकारी बैंक क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है? तो शहरी सहकारी बैंक पद को औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इससे तात्पर्य शहरी और शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों से है। तो ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो हाल ही के विकास क्या है? तो जनवरी 2022 में आरबीआई ने यूएसबी के लिए पर्यवेक्षी एक्शन फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। और वर्ष 2022 में आरबीआई यूसीबीएस के वर्गीकरण के लिए 4 स्तरीय नियमित ढांचे कौन से हैं? तो टियर 1 में सभी यूनिट शहरी सहकारी बैंक और अर्जक सहकारी बैंक तथा अन्य सभी यूसीबी के पास लगभग 100 करोड़ रुपए जमा है और टियर 2 में 100 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले हैं और 1000 से 10,000 ये थोड़ा पूछ सकता है कभी-कभी घुमा फिरा के प्रीलिम्स में पूछ लेता है फैक्चुअल डेटा। खैर मैक्सिमम गलत देता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो टियर 3 में 100 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के बीच में और सॉरी टियर 3 में 100 मतलब 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है और टियर 4 में 10,000 करोड़ से अधिक जमा राशि है। वे विलफुल डिफॉल्टर हेतु समाधान समझौता तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक सब रिजर्व बैंक के ही काम के बारे में है। विलियम डिफॉल्टर ईरादन चूक खर्चा धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों को समाधान समझौता या तकनीकी राइट ऑफ का विकल्प चुनने की अनुमति दी है। यह सर्कुलर ऐसे मामलों से निपटने में बैंकों को वित्तीय कंपनियों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो प्रमुख बिंदु देख लेते हैं समाधान समझौता और तकनीकी राइट ऑफ क्या है। तो ये देनदारों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के बावजूद बैंक और वित्त कंपनियां विलफुल डिफॉल्टर या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों हेतु समाधान समझौता या तकनीकी राइट ऑफ कर सकती हैं। आरबीआई का सर्कुलर यह सुनिश्चित करते हुए यह इस निपटान को सक्षम बनाता है कि आपराधिक कार्यवाही अप्रभावित रहते हैं। और नए ऋणों हेतु कूलिंग पीरियड है और चुनौतियां क्या सार्वजनिक धन को संभावित हानि होती है और ऋण वसूलीकरण न्यायाधिकरण के मुद्दे हैं और समाधान समझौते के लाभ क्या हो सकते हैं? लागत कम करना और तकनीकी राइट ऑफ एनपीए में कमी क्या है? बैंकों ने पिछले दशक में गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब एनपीए को कम करने के लिए राइट ऑफ का उपयोग किया। इसके पहले भी आप ये न्यूज़ पढ़ चुकी है, थोड़ा बहुत वहाँ से कॉन्सेप्ट होगा। राइट ऑफ का उपयोग लेखांकन और कर उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन चिंताएं मौजूद हैं। इस अभ्यास ने बैंकों और कॉर्पोरेट को अपनी ऋण बुक को एवरग्रीन बनाए रखने हेतु अनुमति प्रदान की है। तो इसके पहले जो न्यूज़ पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड है ये काफ़ी। गैर निष्पादित संपत्तियाँ एनपीए क्या है? तो इसको तो आपको बता दिया गया इसके पहले। तो इसके पहले वाली न्यूज़ में चीज़ है। तो वित्तीय संपत्तियाँ प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 क्या है? जिसे बोलते हैं सरफेसी। तो सरफेसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए संपार्श्विक संपत्ति पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की अनुमति देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल डेटा प्रीलिम्स के लिए। यह सुरक्षा हितों के प्रवर्तन के लिए प्रावधान प्रदान करता है तथा बैंकों को डिफ़ॉल्ट उधारकर्ताओं को डिमांड नोटिस जारी करने की अनुमति देता है। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 क्या है? तो आईबीसी भारत में दिवालियापन और दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य तनावग्रस्त संपत्तियों के समयबद्ध समाधान को सुगम बनाना और लेनदारों दारों के अनुकूलन वातावरण को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं बैंकों और वित्तीय संस्थान मतलब आरडीडी वीएफआई अधिनियम 1993 के कारण ऋण की वसूली क्या है? तो अधिनियमों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली के लिए शीघ्र अधिनिर्णय तथा वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच संविदात्मक संबंध को नियंत्रित करता है।
और बस आगे की राह क्या हो सकती है? वसूली की कार्रवाई और सहमति डिक्री होनी चाहिए, एनपीए की वसूली का महत्व देना चाहिए और जनहित पर विचार करना चाहिए। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है? जब उधारकर्ता मतलब कोई व्यक्ति या कंपनी भुगतान दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के बावजूद भुगतान करने के अपने दायित्व से चूक जाता है, जानबूझकर ऋण ना चुकाने का इरादा रखता है, तो उसको विलफुल मतलब इच्छा के हिसाब से डिफ़ॉल्ट करें। तो जब पूँजी का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए वो वित्त प्राप्त किया था, लेकिन ऋण लेने वाले द्वारा इस ऋण समझौते में परिभाषित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राप्त पूँजी का उपयोग किया जाता है, तो होता है ये विलफुल डिफ़ॉल्ट। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना हेतु भारत की प्रतिबद्धता, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। आपका इकोनॉमी ये खत्म हो गया यहाँ पर और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। कितना इंपॉर्टेंट घटना चक्र ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जितने बताए ना बस इतने इंपॉर्टेंट है। इतना करंट अफेयर कैसे पढ़ोगे आप? तो पढ़ना भी नहीं है। बस ये जो बेसिक से कंपेयर करते हुए मतलब बेसिक पार्ट को कवर करते हुए करंट को लिंक करके जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको बता दिया गया है। तो उतना करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करके ही जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन क्लिक करने में क्या जा रहा है आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।